भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे प्रदेश की इतनी खाद और इतने बीज की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपा पूर्ति करें। भारत सरकार उसके आधार पर हमारे प्रदेश के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद, चर्चा के बाद वो आवंटन जारी करते हैं और उस आवंटन के आधार पर हम उसे संबंधित जिलों में जो हमारे रेक पॉइंट है, उस रेक पॉइंट से हम डबल लॉकर में हम लॉक में जमा करते हैं और उसके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि कितना किस सेक्टर में सरकारी समितियों के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के जो सरकारी समितियां हैं उनको और निजी क्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके लिए हम उन्हें आवंटन जारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत छोटा सा बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा। अमूमन मांग के आधार पर भंडारण नहीं होता, जो आवंटन है उसके आधार पर भंडारण होता। तो मांग के आधार पर भंडारण हो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक लाइन पूछी। अब जितना आवंटन हुआ, सिंगल लाख में और डबल लाख में आवंटन करने के लिए आपकी नीति है कि नहीं, कि वो मर्जी है कि आप डबल लाख को ज्यादा दे देंगे, सिंगल लाख को कम देंगे। ये एक प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विषय है कि डबल लाख को ज्यादा देते हैं निजी क्षेत्र को और जानबूझ के सरकारी सेक्टर को कम दिया जाता है सिंगल लाख को। तो इसके संबंध में आपकी कोई स्पष्ट नीति है कि नहीं है, कि आप आवंटन कैसे करते हैं, किस आधार पर उसको तय करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं इसको दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेंगे। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है कि सोसाइटी में मांग क्रिएट होती है या जिले में जितनी मांग होती है उस आधार पे पहले उसको पूर्ति की जाए, उसके बाद डबल लाख को दिया जाए। तो उसके पूर्ति किए बगैर डबल लाख को यदि देते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार क्या इसमें स्पष्ट नीति बनाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी तक प्राय है कि हमारी जितने भी सहकारी साख समितियां हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, पहले हम उनको देते हैं, फिर भी जो निजी क्षेत्र के हैं वहां कुछ समय अनुसार जो है समय समय पे उनको अधिक आवंटन होते रहा है। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो समितियां हैं, हम पहले हमारी समितियों को ही पहले जाए, और इसे अभी तक जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी जा रहे हैं वही। फिर भी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में कुछ गत वर्ष का वगैरह इसको बताने के बजाय आप बहुत महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें कि सोसाइटी को पहले देंगे या उसके बाद डबल लाख निजी क्षेत्र को देंगे। इसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे और पहले किसानों को प्राथमिकता मिले, उसके बाद जो है निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिले। इसलिए स्पष्ट नीति बनाएंगे, इतना आश्वासन दे दें हाउस में, बस बाकी डिटेल की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जो हमारी समितियां हैं उनमें 60% जो आवंटन है, उस आवंटन के आधार पे 60% हम अपनी संस्थाओं को पहले देते हैं और 40% हमारे जो निजी क्षेत्र हैं उनको देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय 60% 40% का नहीं है, विषय यह है कि सिंगल लाख में मांग कितनी, उस मांग को पूर्ति किए बगैर डबल लाख को खाद दी गई क्या, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में कोई नीति बनाएंगे क्या कि उस मांग को पूरा किए बगैर भी हम निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। मैं ये दस्तावेज हाउस में रख सकता हूं कि सोसाइटी से ज्यादा, माने सिंगल लाख से ज्यादा डबल लाख में खाद हर तरह की प्रदान की गई है और आपके समय यह हुआ है, ये मैं दस्तावेज विधानसभा में रख सकता हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई स्पष्ट नीति आप बना दें तो किसानों को सुविधा होगी, किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। माननीय हमारे विद्वान सदस्य जी का सुझाव बहुत अच्छा है।
मैं उसका परीक्षण करा करके आपसे चर्चा करके हम लोग इसे सुनिश्चित करेंगे कि इसमें बेहतर हो क्या व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो किसानों के हित में जो भी करना होगा आप समस्त विद्वानों का सुझाव के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करें। पर्याप्त आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीजे फिर कहाँ से आ गए? आपको बैठना नहीं था यदि आपको प्रश्न नहीं करना है। मेरा तो मूल प्रश्न था, ये एडिशन पहुंच गया। नहीं तो आप अपना प्रश्न नहीं करते बैठ जाते हैं ना। आपको नहीं, ये तो खुद खड़ा हो गए तैयार हो जाता है। किसी का प्रश्न हाईजेक नहीं करना है आप। चलिए, पिछले 2 वर्षों से अंतर वितरण में, तो क्या उसको बराबर रेशो करेंगे, ऐसे मैं आपको जानना चाहता हूँ। और प्रशिक्षण में कर देता हूँ, जो प्रमाणीकरण बीज वितरण किया गया और उस वितरण में गुणवत्ताहीन बीज वितरण किया गया, उसमें आप जांच कराएंगे क्या? और वो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, चना गेहूं, इनका भी आप जांच कराएंगे? शिकायतें प्राप्त हुई है, ये बताने कष्ट है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह की जहां कहीं भी किसानों को जो उपलब्ध जो बीज होते हैं उसमें हमारे विभाग की ओर से बिजली निगम के माध्यम से जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, इसमें कहीं अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित किसान जो है जिला कलेक्टर हो, SDM हो, तहसीलदार हो, यहाँ शिकायत करते हैं और उस शिकायत के आधार पे विभाग जो है कार्रवाई भी करती है, उसकी जांच भी कराते हैं। आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में क्षेत्र में कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप कृपा करके आप बता दीजिएगा, मैं उसकी परीक्षा करा लूंगा, जांच करा लूंगा। क्षेत्र का मामला है जी। भट्ठा से लेकर आसपास के 40 गांव में सोयाबीन का वितरण हुआ, गेहूं का वितरण हुआ और चने का, वो अंकुरित नहीं हुआ। शिकायत भी प्राप्त हुई और उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध वितरण करने वाले, गुणवत्ताहीन वाले कार्रवाई करेंगे क्या और किसानों को क्या लाभ देंगे, मैं आपसे जानना चाहूँ। ये बताया कि आपने जो आप नाम ले रहे हैं, जहाँ शिकायत की बात कर रहे हैं, उसके हम शिकायत का पूरा जांच भी हुआ है और जांच के आधार पर जांच करा लेंगे बोल रहे हैं। जांच के आधार पे कार्रवाई होगी, जरूरत होगी तो उन्हें बीज के बदले बीज भी देना हुआ तो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हो गया। बोलिए। गड़बड़ी किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरी गंभीरता के साथ जो कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र का मामला है, विधानसभा क्षेत्र का मामला है। छोटा प्रश्न। माननीय मंत्री जी, अभी खाद के लिए लोग भटकते रहे, DAP खाद के लिए खास करके, और जगह जगह से शिकायतें आई है। दुकान में उपलब्ध है लेकिन सोसाइटी में नहीं है। आप इसको, जिस बात को उठाएं उसको आप सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर वहां पर खाद उपलब्ध हो जाए। ये दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत है, उसको आप एक बार थोड़ा सा। ये प्रश्न सुझाव है, देख लीजिए। श्री जनक ध्रुव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है और लगभग यहाँ 44% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और यहाँ पे जो वनांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वनोपज पर ही निर्भर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो गौण वनोपज का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण क्या निर्धारण किया गया है? जैसे कि 4 चिरौंजी, इमली, महुआ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस पेड़ पौधे से जो वनोपज मिलता है उसका कोई मूल्य निर्धारण किया गया क्या? अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो लघु वनोपज है, बहुत सारे लघु वनोपज का दर जो है भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, तो उस दर के आधार पर ही उनसे क्रय किया जाता है, संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जहां तक जो पेड़ की बात है, तो पेड़ का भी
जो अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बाद उसकी कटाई के बाद उसे संबंधित वन मंडल के अंतर्गत जो काश्तकार है वहां जाता है, उसकी नीलामी होती है, उस नीलाम की राशि संबंधितों के खाते में जमा की जाती है। माध्यम से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि ये जो जहां दर निर्धारित किया गया, तो पेड़ का जैसे एक महुआ का पेड़ 5,000 उसका वार्षिक आय होती है, उसके अगर वहां पे 10 महुआ पेड़ है तो 10 पंचे 50,000 का वो आमदनी होती है। और कहीं वो डायवर्सन हो गया या अधिग्रहण हो गया तो उसका 30 साल का पेड़ का जो इनकम है 15 लाख रुपया उस संबंधित वन समिति के माध्यम से या ग्राम सभा को मिलनी चाहिए। माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, चूंकि भारत सरकार जनजाति आयोग के जो नियम है उसमें जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 9 ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारित कर लगभग 4 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया गया है। तो क्या इस प्रदेश में इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दर से संबंधित दिशा निर्देश जारी हुआ है? जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हैं उनके लिए वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012 वन अधिकार 2006 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता की और उन्हें जो मिला है तो वन अधिकार पत्र उन्हें जो दिया गया है उस नियम के तहत हम लोग ने बहुत सारी विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को हमने बैठ करके उसे निपटाया है, निराकरण किया है और एक नए अधिसूचना हमने जारी किया है अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से निश्चित ही जो उसमें संबंधित जो वनाधिकार प्राप्त जो समितियां हैं उन समितियों को उसका लाभ पूरा मिलेगा, या व्यक्तिगत अगर उन्हें कोई भूमि का अगर उन्हें वन भूमि का अधिकार पत्र है तो उनके लिए भी नियम है, और सामूहिक जो सामुदायिक जो उन्हें पट्टा अगर प्रदान किया गया है तो उनको भी उस नियम के तहत हम जो है उस समिति को जो अधिग्रहित जो क्षेत्र है उस अधिग्रहित क्षेत्र के जो भी वनोपज हैं या वन है या पेड़ है उसका यदि कटाई होता है, उसका अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी पूरी राशि संबंधित जो समितियां हैं उनके खाते में दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अलग अलग पेड़ का मूल्य निर्धारण हो, 4 का अलग हो, चिरौंजी 4 का अलग हो, महुआ का अलग हो, इमली का अलग हो, तो इस प्रकार से दर निर्धारित हो ताकि संबंधित जो व्यक्तिगत जो वन पट्टा है उसका भी उसको लाभ मिलेगा और सामुदायिक पट्टा है उस ग्राम सभा को भी प्राप्त होगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मूल्य निर्धारण अलग अलग पेड़ का निर्धारण करेंगे क्या और कब तक कर सकते हैं? मैंने बताया कि 18 फरवरी 2025 को अभी स्पष्ट हमारे विभाग की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है और संबंधित जो जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको भी इसकी कॉपी दी गई है और संबंधित जो वन मंडल के अधिकारी हैं उनको भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसके तहत पूरी तरह से एक अस्पष्ट है और उस अस्पष्टता के आधार पे हमें कह सकते हैं जो भी प्रभावित क्षेत्र में जो आने वाले लोग हैं या जो उस क्षेत्र में जिनका अधिग्रहण किया गया है उस अधिग्रहित क्षेत्र के जो पेड़ हो या फिर और भी जो वनोपज हैं उसका पूरा फायदा संबंधित लोगों को मिलेगा। माननीय का प्रश्न रामचारी ये है, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष, कौवा का है, महुआ का है, साल का है, 4 है, चिरौंजी है, उसके अलग अलग मूल्य क्या निर्धारित करेंगे? एक प्रश्न इनका वो जो मुझे समझ में आया यही जानना चाहते हैं, अलग अलग क्या निर्धारित किया गया है या करेंगे, ये प्रश्न है इनका। नहीं, निश्चित ही मैं
आपकी भावना से मैं सहमत हूं और मैं ये भी जानता हूं कि संबंधित 4 चिरौंजी, महुआ पेड़, इस तरह के जो पेड़ होते हैं उसका रेट यद्यपि वन विभाग इसका निर्धारण करता है, तो वन विभाग और राजस्व विभाग मिल करके इसका दर जो है निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर उनका मुआवजा प्रकरण बनेगा। इस बारे में हमने जो 18 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया है इसमें भी स्पष्ट इसमें दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 श्रीमती छात्री नंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि 2 रोटी कम खावा लेकिन अपन लइका ला जरूर पढ़ावा। गरीब आदमी अपन सब कुछ लुटा के, सब कुछ दाव में लगा के अपन लइका ला शिक्षा दीक्षा देते, अपन बच्चा ला शिक्षा देते और सरकार ह घलो शिक्षा में पैसा बाधा झन बने कह के सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति देते, लेकिन कुछ साल ले छात्रवृत्ति न तो समय में मिल पावा थे और न ही उमा कोनो बढ़ोतरी करे गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी यह जानकारी दे है कि 2024-25 में 2024-25 के छात्रवृत्ति राशि के भुगतान अभी तक की नहीं हुई है। मैं जानना चाहा था कि शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक छात्रवृत्ति के भुगतान काबर नहीं हुए हवे। हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी काबर होवत है? का सरकार हर भुगतान में देरी पर जिम्मेदार अफसर मन के ऊपर में कोनो कार्रवाई करी? अध्यक्ष महोदय, ये मार्च टू मार्च इसका भुगतान किया जाता है। मार्च अभी प्रारंभ हुआ है और मार्च तक सभी जो संबंधित जो छात्र होते हैं उनका छात्रवृत्ति बन जाता है, क्योंकि ये बजट का है। बजट में के मार्च से मार्च हम लोग जो है भुगतान करने का हमारा विभाग तय करता है या संबंधित कोई भी विभाग करता है। जिसमें छात्रों का अभी मार्च टू मार्च सभी का छात्रवृत्ति बन गया है। मैं समझता हूं कि इसका भी निराकरण जल्द हो जाएगा मार्च अंत तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा लइका मन अच्छा से पढ़ सके तेकर खातिर छात्रवृत्ति दिए जाते और ये एंडिंग में, मार्च एंडिंग में जब परीक्षा समाप्त होत रहे वो समय छात्रवृत्ति देहे के का मतलब होगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि छात्रवृत्ति भुगतान करे के का प्रोसेस हावे? मतलब एक किस्त देते, एक मुश्त देते कि किस्त के रूप में दिया जाते? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो छात्रवृत्ति है उसे हर महीने देने का रहता है, लेकिन हर महीने नहीं दे पाते हैं, तो क्वार्टरली जो है इसे कभी 3 महीना में, 6 महीना में करके इसको दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि यही साल नहीं बल्कि हर साल छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हुआ थे और कई बार तो ये छात्रवृत्ति प्राप्त करे बार छात्र छात्रा मन आंदोलन घलो करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ए बछर अनुसूचित जाति जनजाति के लइका मन ला मात्र छात्रवृत्ति 27.3 लाख रुपए के भुगतान हुए। आखिर अति कम भुगतान होए के वजह का है? अध्यक्ष महोदय, कभी कभी होता क्या है कि चूंकि ये छात्रवृत्ति है इसमें राज्यांश और केंद्रांश होता है, तो कभी राज्यांश तो प्राप्त हो जाता है, केंद्रांश आने में कभी विलम्ब होता है, इस वजह से भी आगे पीछे होता है इसमें। लेकिन संबंधित को जितने भी छात्र होते हैं उनको दिया जाता है। अब अलग बात है कि उसमें कहीं आंदोलन स्वाभाविक है, कहीं कहीं लोग ऐसे इशू बना करके आंदोलन करते हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश भर के छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति हमारी सरकार नहीं आने देना चाहेगी और इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि समय पर उन छात्रों को, बच्चों को इसकी छात्रवृत्ति का लाभ मिले। उसमें मेरा आग्रह आपसे, छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का है, तो ये सुनिश्चित आपके जैसे सक्षम मंत्री हैं
तो निश्चित रूप से कम 3 महीने के अंदर उससे ज्यादा समय नहीं बढ़ना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए, ये सुनिश्चित कर लें तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी 6-6 महीने तक विलम्ब हो जाता है, तो ये कृपया आप इसको दिखवा लें और ये सुनिश्चित कर लें। निश्चित ही धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पे पूरा विभाग हमारा इसमें कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेंगे कि 6 महीना के अंदर इन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष आपका प्रश्न मैंने कर लिया, धन्यवाद देता। आपका प्रश्न ही कर लिया मैंने। श्री राजेश मूणत जी, आज वित्त मंत्री जी का उत्तर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी करेंगे, उन्हें वित्त मंत्री जी ने अधिकृत किया है। राजेश मूणत जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लोक महत्व का प्रश्न है और आपके सामने एक बात को मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड ने कई कॉलोनियों का निर्माण किया है और जिन कॉलोनियों के निर्माण के उपरांत लोग मकान परचेस कर लेते हैं, सरकार के ऊपर विश्वास के साथ में मकान लेते हैं और सालों साल से मकान लेने के बाद 2013 में आपके कार्यकाल में एक निर्णय किया कि इन मकानों को फ्री होल्ड किया जाता है। हजारों लोगों के आवेदन आए फ्री होल्ड होने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ त्रुटियों के कारण उनका फ्री होल्ड नहीं हो पाया। मैंने वापस यही क्वेश्चन अभी 4 महीने पहले लगाया ध्यान आकर्षण के माध्यम से, और ध्यान आकर्षण के माध्यम से लगाया और बताया मैंने लगभग रायपुर शहर में चाहे टाटीबंध हो, हीरापुर हो, शंकर नगर हो, डगनिया हो या अन्य भिलाई हो, दुर्ग हो, ऐसी कई कॉलोनियां जिन कॉलोनियों में फ्री होल्ड के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन वह भूमि परिवर्तन हाउसिंग बोर्ड के नाम पर कृषि ही है और उसके कारण भूलेखा में परिवर्तन नहीं होने के कारण वह उनके खाते में नहीं चला। माननीय आवास परिवहन मंत्री जी अभी है नहीं, आज बजट भाषण में उनका बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी रहे, अनुभवी है। उन्होंने हाउस में मेरे को आश्वासन दिया था और ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं सबके अंदर कि अगर यहाँ पर जिम्मेदार कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति उस चीज के ऊपर प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर एक प्रशासनिक गैलरी भी बैठती है जिसमें सीएस से लेकर उस विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन जब यहाँ से कोई लोकहित के विषय पर निर्णय होता है और 3 महीने बाद भी यह उत्तर आए कि उसका परीक्षण किया जा रहा है और समय बताना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बाद में इस बात को इसलिए ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। अगर कोई प्रश्न लग रहा है, वो प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, तो विभाग कम से कम उसकी समीक्षा करने के पहले, उत्तर देने के पहले विभाग में इस बात की चिंतन जरूर करना चाहिए कि अगली बार मैंने क्या आश्वासन दिया और अभी क्या दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हजारों हितग्राही घूम रहे हैं और उनको कहीं से छूट प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय ओपी चौधरी जी एक अच्छे मंत्री हैं, आज उनका है, उसकी जगह जायसवाल जी उत्तर देने वाले हैं। मैं इतना ही चाहता हूं, लोक मत का विषय है, क्या इसकी समय सीमा निर्धारित कर उस आम जनता को जो हितग्राही है उनको लाभ देने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बहुत ही वरिष्ठ और इन्होंने पूरे प्रदेश के ऐसे लोगों की चिंता पहले भी किया था और इनकी जो चिंता है उससे सरकार सहमत है। और पिछले समय जो हाउस में आश्वासन दिया गया था उसकी कुछ नियम प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत सरकार ने कैबिनेट में उसको लेकर संबंधित राजस्व विभाग को इस बात के लिए तय करने हेतु कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके समय ही फ्री होल्ड करने हेतु पहल चालू हुआ था और 13,000 ऐसे भूखंड को फ्री होल्ड किया भी गया है और उसमें से 3,000 करीब ऐसे भूखंड हैं जिन पर डाइवर्सन नहीं हो पा रहा है। फ्री होल्ड तो हो जा रहा है और डाइवर्सन हो रहा है, इसका पैसा लगा है और उसके लिए मंत्री परिषद ने
ये निर्णय किया है कि जो भी ऐसे जमीन है जिसमें कृषि लिखा है और हाउसिंग बोर्ड ने उनको फ्री होल्ड किया है तो उनको डाइवर्सन शुल्क से उसको माफ किया जाएगा और इसको लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया है और आने वाले समय में इस पर एक भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी आने वाला है माननीय अध्यक्ष महोदय। और जब भी वो विधेयक आता है तो निश्चित रूप से इस फ्री होल्ड जमीनों को डाइवर्सन से मुक्त रखने हेतु उसमें रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानीय मंत्री जी ने बहुत एक सांगारिक प्रश्न के ऊपर एक सामान्य उत्तर दे दिया। 4/12/24 को कैबिनेट का निर्णय होता है। 4/12/24 और कैबिनेट के निर्णय के अंदर ये बता दिया जाता है कि संबंधित राजस्व विभाग को ये भेजा गया है और अगर 3 महीने में राजस्व विभाग कैबिनेट के निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता तो फिर उसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं कहना। यानी ये गंभीरता इस बात की खाली मंत्री तक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिंता का विषय इस प्रदेश का कि अगर सरकार का निर्णय कैबिनेट के होने के बाद में भी ऐसे सीनियर अफसर गंभीरता को नहीं लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी क्या? यह प्रश्न मेरा है। बस ये 4 इंजन के खेल लिया, डब्बा गोल हेतु इंजन भागा थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बड़ा विषय है और इस पर पूरी नियम प्रक्रिया और भविष्य में आजकल हाई कोर्ट में भी कई मामलों को संज्ञान में लेकर कई लोग जाते हैं, जितना सारगर्भित इनका प्रश्न था मैंने उतना ही सारगर्भित उत्तर दिया है। आपको आश्वस्त करता हूं मैं कि सरकार की ओर से कि इसमें हमारे जो पर्यावरण सचिव हैं और रेवन्यू सचिव हैं इनको बैठाकर जल्द ही इस पर जो भी विषय तकनीकी दृष्टि से आएंगे उसको दूर करके जल्द ही संशोधन विधेयक सरकार इस पर लाएगी और उनको जो फ्री होल्ड जमीन है उनको डाइवर्सन से शुल्क माफ होगा। अगले सत्र के पहले चलिए जल्द का परिभाषा बता। अभी तक यही मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मंत्री ने भी एक बार एक दूसरे विभाग का आश्वासन दिया था। आप भी उस विभाग के मंत्री रहे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपको सामान्य जल्दी की परिभाषा क्या, अगले सत्र के पहले क्या इसका निर्णय करके आम जनता को राहत देंगे, ये इतना ही मैं चाहता हूँ। बस निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय अगले सत्र से पहले हो जाएगा, जब अगला सत्र होगा उस पर आएगा। धन्यवाद। सुनील जी, ऐसे तो पूरा मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के समानी आरडीए भी चलता है, रायपुर विकास प्राधिकरण, और रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो है शैलेंद्र नगर, टैगोर नगर, ऐसे बहुत सारे देवेंद्र नगर क्षेत्र आते हैं जहां पर फ्री होल्ड का पैसा ले लिया गया है और उसको अभी तक के और इसका संचालन नगर निगम कर रहा है। 2 हिस्से में आरडीए पैसा लेती है, एक लेती है आपका हाउसिंग के हिसाब से, दूसरा कॉमर्शियल। तो ये 2 टैक्स जो है आरडीए अभी भी उसको ले रही है और आपने एक तरफ फार्म भरवा लिया है और अभी तक वो भूमि का निराकरण नहीं हुआ है, वो कब तक हो जाएगा? ये प्रश्न संदर्भित नहीं है इनसे, इनका विभाग नहीं, इनसे 4 विभागों का प्रश्न हो रहा है। उससे उद्भूत राजस्व विभाग का प्रश्न देंगे, नगरीय प्रशासन का देंगे कि पर्याप्त है। श्री तोकन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 डोमनलाल पोर्तेवाल। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय जी को कि उद्योग है दुर्ग जिला भिलाई में, उसका प्रदूषण जल शिवनाथ नदी में जा रहा है, उसको रोकने का कोई उपाय है या नहीं है, ये बताने का कष्ट करूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र में उद्योगों से हो रहे जल और वायु प्रदूषण के संदर्भ में पूछा है, तो निश्चित रूप से आजकल तो सभी उद्योगों में
मैंडेटरी है कि वो कोई भी उद्योग किसी भी नदी में जल को सीधे प्रवाहित नहीं कर सकती है, उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ही उसको आगे करना है। तो कोई अगर स्पेसिफिक अगर इनका कुछ है तो उसको उस संदर्भ में हम उसको दिखवा लेंगे। मंत्री महोदय जी ने बताया है कि किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किंतु मेरे पास शिकायत है। मैं चाहे तो सदन में रख सकता हूँ। क्या इस शिकायत के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? हाँ, निश्चित महोदय। वैसे भी आवास जो पर्यावरण विभाग है उसके पास शिकायत सुनना, उस पर कार्रवाई करने के अलावा विशेष रूप से कोई काम रहता नहीं है और सतत रूप से वो वही काम करती है। तो निश्चित रूप से कोई भी शिकायत देते हैं तो उसको हम उसको जांच कराएंगे और अगर गड़बड़ होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले उद्योगों की वर्ष 2024-25 में की गई जांच तथा उल्लंघन पाए जाने पर की गई कार्रवाई जो आपने की है, तो किस किस उद्योग के ऊपर आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ऐसे 27 कंपनियों की जांच हम लोगों ने विभाग ने किया है और उस पर कार्रवाई भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर नाम चाहेंगे तो मैं 27 पढ़ भी देता हूँ। बाकी उस पर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाए हैं। ऐसे मेसर्स कलकत्ता टायर प्रोडक्ट्स प्लांट के भिलाई के ऊपर 1,10,000, ऐसे श्री अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कोसेवाड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री का जो पानी है, एक तरफ शिवनाथ नदी में जाता है अध्यक्ष महोदय और दूसरी तरफ खारून नदी में। खारून नदी में जो जाता है अध्यक्ष महोदय, मेरे निवास से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो नाला है उसमें स्थिति है अध्यक्ष महोदय, पूरा हथोद से लेके उमदा जरवाय सब यही क्षेत्र है। दादर, पथर्रा, नंदौरी, ये पूरे गांव से गुजरते हुए नाला जाता है और उस नाले में जो आप गैल्वेनाइज करते हैं वायर को और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है और वो सारे पानी उस नाले में छोड़ा जाता है। आज स्थिति है अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो नाले में स्थिति ये है कि एक भी जलचर प्राणी नहीं, एक भी जलचर प्राणी नहीं है। यदि मवेशी भी यदि उसे क्रॉस कर जाए तो उसके खूर जल जाते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा उसके बाल झड़ जाते हैं। तो स्थिति, और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है अध्यक्ष महोदय, पीने के लायक नहीं है, न सिंचाई के लिए है। तो स्थिति बहुत भयावह है। माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई हो जाती है, लिपापोती कर देते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं। ऐसे उद्योग जिससे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड निकल के नदी नालों में जा रहा है, क्या उसे बंद कराएंगे और ऐसे या उसके जो पानी निकल रहा है उसे रोकने की कोई ठोस कदम उठाएंगे और उसमें एक कमेटी बना दें, अध्यक्ष जी, विधायक जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और वो पूरे भ्रमण करके जांच करके कोई कार्रवाई कर दे। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साइंस के स्टूडेंट भी रहा हूँ, विशेष रूप से केमिस्ट्री का। सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी उद्योग या उससे नाले में जा रहा है तो किसी भी जल जीव के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण दृष्टि से तो बहुत दिक्कत है। अगर ऐसी बात है तो मैं विभाग के लोगों को निर्देशित करता हूं कि उसको विशेष रूप से जांच करके उसको परीक्षण करें और वाकई में वहां जा रहा है तो संबंधित उद्योग को ट्रीटमेंट हेतु और जो जल ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जा रहा है उसकी पूरी केमिकल टेस्ट कराकर, जिसमें कि सामान्य जल जीव जो है अपना रह सके, ऐसा करें। ये निश्चित रूप से करें। है आपके पास और उसकी जांच, मैंने दूसरा उसी संबंधित प्रश्न किया था विधायक जी के, मैं अपने आप को शामिल नहीं कर रहा हूँ, विधायक जी के नेतृत्व में सारे विभाग के अधिकारी, नगर निगम के भी हो जाए, आपके पर्यावरण विभाग के हो जाए, राजस्व विभाग के एपीएम वगैरह हो जाए,
ये सब मिल के जांच चलेगी। 2 नगर निगम है, भिलाई चरौदा भी है और भिलाई निगम भी है, तो दोनों नगर निगमों के अधिकारी वहां रह जाए और उसमें जांच कराए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानकारी चाहे हैं तो इसमें 2 बड़े और मझोले उद्योग हैं और ऐसे 28 जो है छोटे उद्योग हैं जिनके ओचल हैं, उसे सभी की जांच कराया भी गया है और जांच कराने के बाद जिनमें भी गड़बड़ी कुछ पाई गई है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी किए हैं, दंड भी किए हैं। और आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, उसको तो अच्छे से आपको कर देना था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आगे नहीं था, फिर भी सरकार चिंतित है, सरकार चिंतित है और करेगी बिल्कुल। चलिए ठीक, मान लीजिए बस आपको होगी, आप कर रहे थे, आप कर लीजिए, आपका मूल प्रश्न है। कोर्से वाले जी, आपका अधिकार पहले आप कर लीजिए, मैं बात पूछूं। ये जानना चाहे मंत्री महोदय जी से, जो पनिशमेंट किए हो राशि जो आपने अभी बताया है सदन को, क्या वो राशि जमा हुई या नहीं हुई उद्योगों के माध्यम से? जो मालिक है उसने जमा किया या नहीं किया, और किया तो कौन तारीख में किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण का प्रभाव उसी जिले में पड़े ये संभव नहीं है, आसपास के जिले में पड़ता है। एक खपरा की गांव है आप बेमेतरा के पास, और उसमें 40 छात्राएं स्कूल में बैठे बैठे बेहोश हो गई थी, बड़ौदा बाजार से लगा हुआ जी। और उस पर ये बताया गया कि ये वायु प्रदूषण के कारण किसी दुष्प्रभाव से छात्राओं को ये प्रभाव पड़ा है, बेहोश हो गई हैं। उसमें जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी और मेरा ये कहना शोभा तो नहीं दे रहा है, मगर ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रकरणों में भी आज भी जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई है कि किस प्रदूषण के कारण उन छात्राओं को बेहोशी आई है, क्या हुआ। तो मैं माननीय जी से चाहूंगा जानना कि क्या ऐसे प्रकरणों में शीघ्र जांच की स्वीकृति देंगे, जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो जाए, 1 महीने 2 महीने में, और इस जांच को पूरी करा देंगे, ये समझ चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न दुर्ग और भिलाई संबंधित था, परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चिंता किया है तो उसको हम दिखवाएंगे, उसको अलग से पृथक से आपको हम उसको विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। ठीक, श्री गजेंद्र यादव प्रश्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब 2 पूछ लिए आपके वरिष्ठ लोग, उसके बाद दूसरे में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 2023 में अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वीकृत जो आपका जो सेटअप में स्वीकृत कुल पद कितने हैं और आपने कितने पद को भरे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेटअप स्वीकृत के बारे में पूछा है, 637 अलग अलग पदों के सेटअप स्वीकृत हैं और उसमें से विज्ञापित पदों की संख्या 181 है। तो इस प्रकार से जहाँ तक भर्ती के विषय है तो सहायक प्राध्यापक के 38 पदों में से 36 पदों पर नियुक्ति दिनांक 4/1/24 को की गई है। जो अद्यतन कार्यरत हैं, 2 पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए हैं, इसलिए 38 में से 36 ही उसमें पदस्थ किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी उसमें कुल विज्ञापित पदों की संख्या 181 है और आप बोल रहे हैं कि मात्र 36 पदों में ही
सिर्फ सहायक प्राध्यापक के 38 जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें 36 की भर्ती हुई, शेष बाकी लोगों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई? अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सबको मालूम है कि इस विश्वविद्यालय के तहत जो भर्तियां हो रही थी उसमें काफी कंप्लेंट हुए, शिकायतें आई और शिकायत के आधार पर राजभवन ने जांच किया और जांच के बाद जो है कि सब जुडिस मामला था, इसलिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दी गई है। और जैसे ही राजभवन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमने निवेदन किया है, विभाग निवेदन किया है और वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भर्ती जो शेष जो पद बचे हैं उसकी भी हम भर्ती कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मान लो भर्ती अभी जांच के कारण रुक गए हैं तो अपने कार्य अभी संचालित कैसे होते हैं? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज हैं और कितने कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, और यदि मान लो कर्मचारी और भर्ती नहीं हुए हैं तो अपन संचालन उसका कैसे करते हैं? दूसरा, आपने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के राजभवन के द्वारा जांच की गई, तो जांच प्रतिवेदन क्या राज्य शासन को किसी प्रकार की जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे बताया कि अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सब जुडिस अभी मामला है, हाई कोर्ट में भी कुछ मैटर गए हैं और बाकी भर्तियों के बारे में चूंकि जो जांच भी राजभवन के द्वारा किया गया है, महामहिम राज्यपाल के निर्देश के बाद इसमें जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने पूरे जांच किया है और उस जांच के आधार पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद हमें आगे का जो हमें भर्ती करना है इस बारे में हमें स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग इसके सतत जो है संपर्क में है, जैसे स्पष्ट निर्देश प्राप्त होंगे शेष पदों के जो अभी भर्ती की जानी है उसके लिए भी विज्ञापन हम जारी करें। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ, साहब ये बोल रहा हूँ कि चूंकि ये बच्चों का मामला है, 81,80,800 रुपए का लोगों ने फीस जमा किया है और पिछले 2 साल से मामला पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, या तो जांच प्रतिवेदन को राजभवन में अगर जांच हुई तो प्रतिवेदन को जल्दी लाके शासन अपना पक्ष रखे हाई कोर्ट में, उस निर्णय को जल्दी करे, ताकि जो बच्चों 2 साल पहले जिसने विज्ञापन में आवेदन किया है कुछ समय बाद उनकी उम्र भी हटाए समाप्त हो जाएगी। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये चूंकि जनहित का मामला है, युवा बेरोजगारों का मामला है, इसमें जल्दी कार्रवाई हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। 2047 तक मुझे ये चिंता मत करा। नहीं, निश्चित ही माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है और हम सब जो है इसके प्रति गंभीर हैं और विभाग भी पूरी गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई कर रही है। इतने जल्दी हो सकता है इसमें हम लोग निर्णय की स्थिति तक हम पहुंच करके कार्रवाई करें। आज भोजन की व्यवस्था माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों को, सरकारों एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें। प्रश्न क्रमांक 7 रोहित साहू। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जिला गरियाबंद विकासखंड फिंगेश्वर जो 2018-19 में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, फिंगेश्वर विकासखंड में कृषि महाविद्यालय के, लेकिन 5-6 साल बीतने के बाद भी अभी तक वहां भवन निर्माण नहीं हो पाया है और छोटे से कमरे में पूरे बच्चों का वहां क्लास लग रहा है। तो माननीय महोदय, मैं प्रश्न तो पूर्व में ध्यान आकर्षण में भी लगाया था, लेकिन अभी प्रश्न में कुछ जवाब है माननीय मंत्री जी से मैं इस विषय में जानना चाहता हूं कि ये भवन निर्माण कब तक होगी और कहां पे होगी, यही जानकारी चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने अपने उत्तर में दिया है कि महाविद्यालय हेतु भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रुपए 14,91,63,63,000 की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्रमांक 16/12/2024 द्वारा प्रदान की गई है और भवन निर्माण हेतु निविदा दिनांक 10/1/25 को आमंत्रित की गई है। तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, इसमें अब आपको अधिक इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। अति शीघ्र हम वहाँ पे भवन के स्वीकृति के साथ साथ वहाँ निर्माण कार्य भी हम प्रारंभ कराएंगे और समय जितना लगे बनने में उस समय पर हम कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र वहाँ बन जाए और बनने के बाद आपको वहाँ भवन उपलब्ध हो जाएगा। जो असुविधा हो रही है, मैं इसके लिए अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पहले का है, आपके समय में इसकी स्वीकृति हुई थी लेकिन पिछले 5 सालों में नहीं बन पाया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाए, बन जाए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। पूरे राजीव विधानसभा गरियाबंद जिला वासियों की ओर से बहुत बड़ी आपके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और आज आपके ही माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आज फिर पुनः भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है, जो पूर्व बजट में हम लाए थे, मांग किए थे। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महोदय। एक निवेदन और है कि हमारे फिंगेश्वर में जो विकासखंड फिंगेश्वर है, वनांचल क्षेत्र है, तो वहां पे जमीन आवंटन फिंगेश्वर में ही हो और ये भवन निर्माण फिंगेश्वर में ही हो, कि ऐसे जगह में कहीं कुछ चिन्हांकित ना हो, कहीं दूर दराज में जाने आने में कोई व्यवस्था बाधित ना हो। मेरा यही आग्रह महोदय कि फिंगेश्वर से लगा हुआ कोई सड़क किनारे या कोई हाईवे रोड के किनारे ही भवन का निर्माण हो, शहरी क्षेत्र में ही हो, ताकि इससे आने वाले समय में हमारे छात्र छात्राओं को सुविधा प्रदान हो। मेरे यही मांग है माननीय महोदय। निश्चित है अध्यक्ष महोदय, इसमें हम दिखवा लेंगे और आपके सुझाव के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। क्रमांक 8 श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आदिम जाति विकास मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या भुना गांव जिला कोंडा गांव द्वारा उनके गांव में जो सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में जो विकास कार्य के लिए जो वहाँ के पेड़ काटे गए थे, तो उनसे मिलने वाले वनोपज में जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजा के लिए आयुक्त आदिम जाति विभाग को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, यदि नहीं तो कब तक होगी? ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि ग्राम बुनगांव को वर्ष 2021-22 में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। मैं डिटेल में आपको पूरे सदन को भी अवगत करा देता हूं। और उसके तहत अध्यक्ष महोदय यहाँ बुनगांव को कुल 1027.9 हेक्टेयर वन भूमि का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त पत्र जो है दिया गया था। उसमें अध्यक्ष महोदय उसके तहत वहां के प्रभावित लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था और इस संबंध में आवेदन जब प्राप्त हुआ है आयुक्त को, आयुक्त के माध्यम से पूरा परीक्षण करने के बाद उसे दिशा निर्देश जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उस दिशा निर्देश के लिए जिसमें आपके द्वारा जो वहां के लोगों के द्वारा बुनगांव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सामुदायिक वन क्षेत्र के प्रभावित हो रहे 308 वृक्षों एवं पारेषण लाइन परियोजना में ग्राम सभा बुनगांव के सामुदायिक वन क्षेत्र के प्रभावित हो रहे 67 वृक्ष, जिसमें से 55 वृक्ष के संबंध में 4 बिंदुओं पर गौण वनोपज के नुकसान के मुआवजा तथा वन भूमि के विवर्तन
अधिग्रहण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया और उस मार्गदर्शन जो चाहा गया था उसके आधार पे विभाग ने पूरा परीक्षण किया और परीक्षण के बाद विभाग के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है और उस मार्गदर्शन के आधार पर वनोपज स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा का है। वन संसाधनों के विदोहन से प्राप्त मुआवजे की राशि ग्राम सभा के खाते CFR प्रबंधन के लिए खोले गए बैंक खाते में अंतरित की जानी है तथा मुआवजे के निर्धारण LARR एक्ट 2013 में दिए गए विस्तृत प्रक्रिया अनुसार किया जाना। इस प्रकार से इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध प्रासंगिक योजनाओं से धन प्रदाय किया जाना है। अतः वन भूमि के व्यापारोत्तन, अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण, पुनर्व्यवस्थापन संबंधी समस्त कार्रवाई पत्र में उल्लेखित अधिनियमों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किए जाने के निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहे दिशा निर्देश जारी हो गए, बस मैं ये चाहती हूँ समय सीमा बता दें कि मुआवजे इनको जो है कब तक दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, दिशा निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को हम व्यक्तिगत संपर्क करके उनसे बात करके हम सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र उनको इसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि फ्लाई एश डंप जहां जहां शिकायतें प्राप्त हुई है वहां क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाया गया है। तो ये क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कैसे होता है, माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी थी उसमें विभाग ने क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त फर्मों से किया है और उसके जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए जो फार्मूला है EC = PI × N × R × S × LF, इसके आधार पर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म ये पढ़ दें। अब मंत्री जी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप भी मैथ्स समझते ही नहीं पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत बता दिया उन्होंने, थोड़ा बहुत जानता हूँ महाराज, मैं भी तो समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आप मेरे को ये बता दीजिए कि ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है, ये अगर कोई किसान, आपने ही उत्तर दिया है कि किसान अपने खेत पे फ्लाई एश डंप होता है, उसको आपने क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवाई, तो किसान को क्या वो क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है या नहीं मिलती है?
है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज